देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कश्मीर पर भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है और वहां की बेहतरी के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन 70 साल से वहां गड़बड़ी फैलाते आ रहे पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आने लगी है। पाकिस्तान ने भारत से अपने रिश्तों को डाउनग्रेड करने के फैसले के तहत आज समझौता एक्सप्रेस पर ब्रेक लगा दिया और वहां पर भारतीय फिल्मों को भी नहीं दिखाने का फैसला किया। भारत के उच्चायुक्त को कल ही पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। वहां पर आई भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में साफ किया गया है कि अनुच्छेद 370 पर जो फैसला किया गया वो भारत का अपना मसला है और इस पर किसी की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे 5 अगस्त को जब भारत ने कश्मीर पर अपने फैसले का ऐलान किया था, तभी से पाकिस्तान दुनिया भर के मुल्कों से गुहार लगा रहा, लेकिन अब तक उसे कहीं से बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका और चीन जैसे देश इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। ओआईसी के देश यूएई ने तो साफ कह दिया कि यह भारत का अंदरूनी मसला है। फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि वो यूएन में भारत की शिकायत करेगा। पाकिस्तान जो भी कर ले उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे व्यापार की हैसियत हो या फिर कूटनीतिक हैसियत, भारत पाकिस्तान से मीलों आगे है। इसलिए आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि खाने को नहीं दाने, इमरान चले भुनाने। आज का दंगल इसी पर होगा। उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नया कश्मीर बन रहा है तो पाकिस्तान की नसें फट रही हैं। तबीयत खराब हो गई है, बौखलाहट आपे से बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को नहीं चलने देने का फैसला किया है। गुरुवार को वाघा अटारी बॉर्डर पर ट्रेन खड़ी करके संदेश भिजवा दिया कि भारत आए, अपना इंजन और अपने नागरिकों को ले जाए। ट्रेन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी क्रू और गार्ड ने रिफ्यूज किया इंडिया आने से, और उसने इंडियन क्रू गार्ड ने डिमांड किया है। तो अब कहां से ये अब जो ड्राइवर कहां से आएंगे? ड्राइवर अमृतसर से आ रहे हैं। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रद्द की तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन बौखलाहट की तीव्रता देखिए कि उसके रेल मंत्री शेख रशीद बोल बैठे हैं कि युद्ध कर लेंगे। मैं 3 से 6 महीने पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी की सियासी वो हिंदू दत्त का जो उसका प्रोग्राम है उसमें जंग होते देख रहा हूं। किसी वक्त कश्मीर में, यूपी में, सीपी में, अब ये ऐलान जंग है। मुज़ाकरात के रास्ते खत्म हैं। पाकिस्तान ने अपने देश में भारत की कोई फिल्म ना चलने देने का फैसला किया है और सीना ऐसे ठोक रहा है मानो अब भारतीय फिल्मों का डिब्बा ही गोल हो जाएगा। हिंदुस्तानी ड्रामे, हिंदुस्तानी फिल्में, हिंदुस्तानी कंटेंट किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में फैसला किया गया कि उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये हरकतें उसके उस फैसले के बाद की हैं जिसके तहत भारत से कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को डाउनग्रेड किया गया है। लेकिन भारत ने भी साफ कहा कि आर्टिकल 370 पर फैसला भारत का आंतरिक मसला है, दखलंदाजी की कोशिश सफल नहीं होगी। भारत ने पाकिस्तान को बौखलाहट छोड़ने की नसीहत भी दी है। हालांकि भारत में भावनाएं क्या हैं, इसे भी सुन लीजिए। जिस पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो भारत के साथ व्यापार बंद करेगा। शक्ल देखी है इमरान खान ने कभी अपने आईने में? अपने लोगों का जाके दर्द देखो, जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान में दवाइयां नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, सड़क नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, भवन नहीं। पाकिस्तान के पास अपने लोगों के लिए कुछ नहीं है सिवाय बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां आतंकवादियों के लिए। पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की आदत से मजबूर है, वरना उसके आर्थिक हालात क्या हैं किसी से छिपे नहीं। वैसे तो जब कश्मीर को लेकर भारत से मुकाबले की बात कर रहा है तो आईना लेकर उसकी संसद ही सामने बैठी है। कश्मीर पर चर्चा के दौरान उसके नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ और संस्कृति के दर्शन हुए थे। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं, प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दीजिए। तुम मारेगा आज, जरा मैं बताता हूँ प्लीज। और 2 टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें चाहे जी। प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें। बैठ जी। तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दिल्ली से गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुशांतु त्रिवेदी होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लगातार काम करते रहे धारा 370 हटाने की मांग करते हुए। सैयद मोहम्मद तारिक पीरजादा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोना आलम है, पाकिस्तान से पत्रकार हैं।
और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं भारत से। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मोना आलम, मेरा सवाल आपसे है, भारत में कोई भी फैसला किसी चीज को लेकर होता है, उसमें पाकिस्तान को तकलीफ क्यों होने लगती है अचानक से? जी शुक्रिया रोहित जी। देखें, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। आप जो भी अपने मुल्क में फैसला करें, आपके अपने लोग हैं। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा कि उन्होंने 15 अगस्त पे एड्रेस करते हुए उन्होंने फोर्ट से पाकिस्तान और बलूचिस्तान में वहाँ पर हमारे खित्ते में मुदाखलत की। उन्होंने खुली बात की थी, कोई ये भी नहीं कि ढकी छुपी बात की हो। उन्होंने तो साफ बलूचिस्तान का नाम लिया था, जबकि बलूचिस्तान इंटेग्रल हिस्सा है पाकिस्तान का। कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी स्टेटमेंट में ही नजर आ रही है, जब आप कह रहे हैं कि भारत में हम जो मर्जी करें, पाकिस्तान को उससे क्या तकलीफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, भारत में आप जो भी करें हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई उससे मतलब सरोकार नहीं। जबकि आप तो हमारी इकोनॉमी पे और बहुत सारी चीजों पे मैंने आपके साथ भी बहुत दफा डिबेट किया है, और मैं बड़े हौसले से फिर भी जवाब देती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि आपका क्या लेना देना है। लेकिन बात यह है कि कश्मीर का जो मसला है वो भारत का मसला नहीं है, क्योंकि कश्मीर ना भारत का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है। ये आपको किसने कहा मोना जी? टेरिटरी है। ये पाकिस्तान में स्कूलों में पढ़ाते हैं क्या? नहीं जी, मैं पाकिस्तान के सिर्फ स्कूल्स में ये बात, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है सच्ची बात पढ़ाते हैं हमारे स्कूल्स में, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तो वो सच्ची झूठी का टेस्ट तो यही हो जा रहा है जब आप कह रही हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो फिर कश्मीर की मैडम मुस्तकबिल उनका, आप मुझे ये बता सकती हैं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अगर एक पीओके के टुकड़े को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कितने एमपी या एमएलए चुन के विधानसभा में बैठते हैं, बता सकती हैं आप मुझे? देखिए, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है पाकिस्तान की, आप बता सकती हैं? कश्मीर में हर पार्टी चुनाव लड़ती है। कश्मीर में अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है कश्मीर, मैं पूछ रहा हूं, पीओके को छोड़कर, जिसको आप लोगों ने कब्जा रखा है, उसको छोड़कर पाकिस्तान के कितनी पार्टीज, कितने एमएलए एमपीज, कितने विधायक कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके अंदर बैठते हैं या कितने चुनाव लड़ते हैं? कश्मीर में सारी पार्टीज वहां कंटेस्ट करती हैं। अभी भी जो कश्मीर में हुकूमत है हमारे यहाँ पर, वो नून लीग की। मैडम ये हमारे यहाँ पर जो आपने अभी लगा दिया ना पीछे एक छोटा सा, उस हमारे यहाँ पर मतलब है कि वो टुकड़ा जिसको हमने कब्जा करके रखा हुआ है। आप ऐसा कहिए ना कि जो कश्मीर हमने कब्जा करके रखा है उसमें, अगर आपको लगता है हमारा, अगर आपको लगता है कब्जा है तो हम तो तैयार है। मैडम ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम कैसे, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों का कब्जा है उस पर। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जबरदस्ती है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वहां के लोग पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फौज लगा रखी है वहां पर। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है मोना जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप पीओके में, मोना जी, जब आप पीओके में अपनी फौज खड़ी करते हैं, भारत तो नहीं कहता कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं करने देंगे आपको। जब आप पीओके में चीन को बुला लेते हैं कि आइए यहाँ दुकानें खोलिए, यहाँ पे सड़कें बनाइए, तब भी भारत आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन भारत अगर 370 पे एक फैसला लेता है जो भारत का अंदरूनी मामला है, तो आप कहते हैं नहीं हम तो ट्रेन नहीं चलने देंगे, नहीं हम तो व्यापार नहीं होने देंगे, नहीं हम तो वो उच्चायुक्त बुला लेंगे जो उच्चायुक्त हमारा है ही नहीं, उसको वापस बुला लेंगे। बात सुने आप, अच्छा ओके, मेरी बात सुने। आप डेवलपमेंट के लिए रोड्स बनाए, वहां पे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें तो अच्छा लगेगा कि आप अगर उनका ख्याल रखेंगे, क्यों अच्छी बात नहीं है। हम वहां पर अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते हैं, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। अभी जो 370 और 35 है आपने वो डेवलपमेंट हमने देखी है, नहीं है आपके, वो डेवलपमेंट हमने देखी है जो आपने कर रखी है वहां बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आपके ही टीवी चैनल दिखाते हैं। आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत है कश्मीर पाकिस्तान का। आपके काम के बगैर, जो काम आपने किया उसके बगैर खूबसूरत है वो स्विट्जरलैंड जितना। लेकिन जहां आपका काम सामने आ जाता है वहां उसके ऊपर चाइनीज का ठप्पा लग जाता है फिर, और स्विट्जरलैंड चाइनीज नहीं है, समझे इस बात को आप। आपने तो जेल बनाया हुआ है, आपका कश्मीर तो है ही जेल। सुशील पंडित, आप कश्मीर से आते हैं, अब मोना आलम को वहां बैठ के लग रहा है कि कश्मीर जेल है। इनको इस बात का इल्म नहीं है या फिर वो मजबूरी में ये बातें कह रही? मुझे लगता है इल्म वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है। आपको, आपके माध्यम से मैं मोना आलम जी को भी याद दिला दूं, जो 40% कश्मीर का हिस्सा नेहरू जी ने बिना झगड़े आपको तश्तरी में रख के दे दिया, ये सोच करके शायद इससे टंटा खत्म होगा।
उसका एक हिस्सा आपने चीन को दे दिया, जिसको सक्शकम वैली कहते हैं। 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का वो हिस्सा है। आप कहते हैं कि वो आजाद कश्मीर है, यानी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सुनिए मोना जी, मैं सुन लीजिए। आप कहती हैं वो आजाद कश्मीर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो फिर किसकी बिना पे आपने चीन को वो थमा दिया? किससे पूछ के थमा दिया? चीन को कोई नहीं थमाया है। आपका लद्दाख के एरिया में चीन के साथ जो आपको चीन के साथ स्कर्मिशेस मैं कह रहा हूं उसका नाम है सक्शकम वैली। आप जरा गूगल कर लीजिए अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है। 5,500 स्क्वायर किलोमीटर आपने 1963 में, 1963 में, चाइना भी एक हिस्सा है, 1963 में आपने वो चीन को दे दिया। अलोंग द बॉर्डर, अच्छा, अलोंग द LOC लद्दाख में आपका चाइना के साथ कितना बड़ा मसला है, आप भूल गए सारी बात। आपका वो हमारे और चीन के बीच में है, मैं कह रहा हूँ वो हमारे और चीन के बीच में है। मैं कह रहा हूँ कश्मीर जो आपका कोई लेना देना नहीं, उसका हिस्सा आपने चीन को कैसे दे दिया 1963 में? हमने कोई नहीं दिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने उसका नाम मैं बता देता हूँ, सक्शकम वैली, SAKHSAM, सक्शकम वैली, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर 1963 में। गूगल कर लीजिए। आप इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम कहां से देंगे हिस्सा? आपको अगर लगता है हमने चाइना को दे दिया तो आप सीधी सीधी बात है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है या इंडिपेंडेंट है, जो भी है आप वहां पे प्लेबिसिट करा ले। मैं तो आपसे बड़ी सीधी बात कर रही हूं। लेकिन जब आप इसको रेवड़ियों की तरह बांटते फिरेंगे तो प्लेबिसिट कैसे होगा? यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि अपनी फौज हटा लीजिए वहां से तो प्लेबिसिट होगा। रायशुमारी के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि उसे हटा लीजिए अपनी फौजों को, तो वहां पर हम रायशुमारी कर लें। आपने वो तक नहीं माना। पंडित जी, आप अपनी 8,000 इजाफी फौज को हटाएंगे? आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाएंगे? आपको हटाना है, पहले आपको वो फौजें हटानी है। आपको मालूम होना चाहिए 1949 से यूनाइटेड नेशंस का ये आग्रह है कि आप अपनी फौज हटाएंगे, फिर दूसरी फौजें हटेंगी। ठीक है, एक सेकंड मोना जी, कोई इसमें फैक्चुअली तो कोई मिस्टेक है नहीं जो बात उन्होंने कही। आपने कहा प्लेबिसाइट, उन्होंने कहा कि आपको यूएन ने कहा था फौज हटा लीजिए, प्लेबिसाइट करा लीजिए, है ना? इसमें तो कोई फैक्चुअल एरर है नहीं। मैं अभी ला रहा हूँ सुधांशु त्रिवेदी को ला रहा हूँ, भारत का पक्ष और भारत की सरकार का पक्ष सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे। मैं मानता हूं कि आप पाकिस्तान की सरकार का पक्ष नहीं रख रही हैं, आप सही है ना? नहीं रख रही है ना पाकिस्तान की सरकार का? हाँ, तो अब मैं जरा सुधांशु त्रिवेदी को ले आता हूं। सरकार का पक्ष सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे, उसके बाद पीरजादा और जीजे सिंह दोनों फौज का पक्ष रख देंगे, अपना फ्रेम डिफेंस एक्सपर्ट्स के तौर पे बोलेंगे। उसके पहले जरा सुधांशु त्रिवेदी, मौजूदा स्थिति में भारत अपने हिस्से के कश्मीर में जो भी फैसले करे, जो भी काम करे, जो भी चीजें करे, उसमें पाकिस्तान को क्यों आफत होने लगती है भाई? देखिए, बहुत ही टेक्निकल बात यह है कि जिस दिन 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसमें हूबहू वही शब्द थे, वर्ड बाय वर्ड वही था जो बाकी 650 रियासतों के साथ हुआ था। सुधांशु जी, महाराजा हरि सिंह ने जो साइन किया था। एक सेकंड के लिए रोक दूं, एक सेकंड के लिए। एक खबर आ गई है, वो बता दें। ये तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, भारतीय इंजन और ड्राइवर के पहुंचने के बाद, गार्ड्स के पहुंचने के बाद समझौता एक्सप्रेस को वापस लाया जा रहा है। भारत के लिए समझौता एक्सप्रेस वापस रवाना हो गई है। आज पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस चलाने से इनकार कर दिया, यह बहाना देते हुए कि उनके गार्ड्स और ड्राइवर जो हैं वो भारत की तरफ जाने को तैयार नहीं है। लिहाजा भारत ने अपने गार्ड्स, ड्राइवर भेजकर समझौता एक्सप्रेस को वापस बुला लिया। ये भारत के लिए रवानगी की तस्वीरें समझौता एक्सप्रेस की हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। सुधांशु जी, अपनी बात कह सकते हैं, आप पूरा कीजिए। हां, दूसरा तो देखिए, जो भी बाद में अमेंडमेंट किए गए थे वो भारत का अंदरूनी मामला था। एक बार एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हो गया तो वो भारत का अंदरूनी मामला हो गया था। फिर भी कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी, उसका आप प्रीएम्बल पढ़ लीजिए। पहले लाइन में क्या लिखा था कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। चलिए, उसके बाद भारत के अंदरूनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1954 में नेहरू जी की सरकार ने यह किया था। हमने उससे ज्यादा बेहतर कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आज इसको चेंज कर दिया।
उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर भी मैं अपने पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, तब तो ये यूएन वाली बात तो दरकिनार उसी समय हो गई थी जब आपने ये कह दिया था कि ये तो द्विपक्षीय मामला है, बाइलेटरल आपके हिसाब से। तो यूएन वाला तो मामला उसी समय खत्म हो गया जिसपे आप खुद भी दस्तखत कर चुके हैं, तो आज उठाने का कोई मतलब नहीं। वैसे सुशील पंडित जी ने जो एक बात कही वो बात तो 100% सही थी कि उन्होंने अपना एक इलाका चीन को दे दिया, मगर मैं कहना चाहूंगा कि सुशील पंडित जी ने बेकार में इनसे यह सवाल पूछा। अरे इन्होंने अपना इलाका चीन को नहीं दिया, आज तो हालत यह है, वो तो सन 63 में दिया था, पूरा मुल्क ही चीन को गिरवी कर दिया है, पूरी अपनी गैरत चीन को दे दी है। आज जितने सीपैक में चीन के इंजीनियर और कारीगर हैं उससे 3 गुना ज्यादा चीन के सैनिक हैं। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो 1978 में जनरल जिया के बाद पूरी तरह इस्लामिक कंट्री है, वो सिंकियांग प्रोविंस में चीन के द्वारा मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के पूरी तरह हनन, यानी आप नमाज पढ़ नहीं सकते, रोजा पब्लिकली रख नहीं सकते, टोपी पहन नहीं सकते, दाढ़ी रख नहीं सकते, और यहां तक कि मोहम्मद जैसे नाम नहीं रख सकते, उसके बाद वो चुपचाप कदमबोसी कर रहा है। तो मेरे विचार से जब गैरत ही छोड़ दी तो 5,500 किलोमीटर के एरिया की तो बात ही क्या करना। ठीक है, तारिक पीरजादा बोलिए अब अपनी बात। आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तारिक पीरजादा के बाद कोमोडोर जी सवाल करें। तारिक पीरजादा, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि हिंदुस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में एक फैसला लेता है तो पाकिस्तान को दुनिया के पास भागने की क्या जरूरत है, और वो भी तब जब दुनिया में से कोई साथ ही देने को तैयार नहीं है। अभी मोना जी कह रही थी चाइना ने साथ दिया है, चाइनीज मीडिया ने लिखा है सर, चाइना ने कुछ नहीं कहा। जी 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 जी, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल जल्दी में कह दिया कि भारत अपने कब्जे वाले कश्मीर में। तो वो मैं यही तो कह रहा हूं, ये जो कब्जा किया हुआ है आपने 72 साल से 1948 और 49 की करारदादों के बरखिलाफ, इसको अब अक़वाम मुत्तहिदा में हम लेकर जा रहे हैं। आपको तकलीफ तो कोई नहीं होगी, आराम से बैठिए। आपको एक चीज दुरुस्त कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए कई बार आपके साथ आपकी भाषा में बात करनी पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि आप कब्जे की भाषा समझते हैं, इसलिए आपको कब्जे की भाषा में बताना पड़ता है। अब बोले आप। अच्छा मेरी बात कर रहे थे जरा मुझे। मैंने भी आपकी जुबान, कौन रोक रहा है सर आपको? तो आप नहीं कौन रोक रहा है? करें अपनी बात, बोले तो सही। ऐसे ना करें, नहीं ये प्रोग्राम नहीं है, ये फिर प्रोपेगेंडा और झूठ है। बात करने दे मुझे। आपके 20 मिनट मैंने खुराफात सुनी है, जरा बात सुने मेरी। खुराफात तो सर आप कर रहे हैं, झूठ नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आपको बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन आप खुराफातें करने बैठ जाते हैं। मतलब आप 70 साल की उम्र में भी खुराफातें करने बैठ जाते हैं, बताइए। अरे भाई मोना जी भी बोल रही थी, आराम से बोल रही थी, सारी बात बोली उन्होंने अपनी। उसके बाद मैं तुम्हारी खुराफात पहले एक बात सुन लीजिए मेरी ध्यान से, मैं आपका यार नहीं हूँ, इस बात को ध्यान से सुने, मेरी बात एक ध्यान से। एक तो आप आराम से बैठे क्योंकि आप स्काइप पर हैं, जब आप इधर उधर घूमते हैं तो सर कार्टून नेटवर्क जैसे लगते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं लगते पाकिस्तान के। समझे इस बात को, आप समझे इस बात को। आप कोई नहीं भाग रहा है, सब वहीं बैठे हैं। थोड़ा दिमाग से फतूर निकालिए और फिर समझ के बोलिए अपनी बात को, बोलिए। नहीं, एक सेकंड सुन ले, 30 सेकंड दे दे, उसके बाद सारा प्रोग्राम 40 सेकंड लीजिए, बोलिए। अच्छा देखें, बात सिर्फ इतनी है। अब हम चूंकि शिमला समझौते के मुताबिक जिसका जिक्र आया, आपने मुज़ाकरात ना तो वज़राए आज़म की सतह पर शुरू किए जो कि शिमला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ना निचली सतह पर शुरू किए। 45 साल गुजर गए, अब हम उसको अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जा रहे हैं। दो बातें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर अपनी करारदादों पर अमल करते हुए हिंदुस्तान को प्लेबिसिट का इस दफा हुक्म नहीं दिया तो मैं आपको इंतबाह करता हूं, और मैं 10 साल से आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जंग होगी और इससे आप बच नहीं सकेंगे। ज़्यादा साहब मना कर दी, आप खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं 10 साल से कह रहा हूं कि जंग हो जाएगी, और 10 साल बाद भी आप वही कह रहे हैं कि जंग हो जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं, आप खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के यहाँ पे 10 साल की बात कह के, कि 10 साल से आप एक ही बात कह रहे हैं और वही बात दोहरा रहे हैं बार बार। ये 10 साल से आप खुद मान रहे हैं कि आपने कहना शुरू कर रखा है 10 साल से। और हम देखेंगे पीरजादा साहब क्या है ना, अक़वाम मुत्तहिदा में कौन हमारी मुखालफत करता है, और अगर मुखालफत हुई और वीटो हुए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग को कोई भी नहीं रोक सकता। पीरजादा साहब, करेंगे और हम पीरजादा साहब कर देंगे। पीरजादा साहब,
पीरजादा साहब, हम आपको जला के खाक कर पीरजादा देंगे। साहब, पहले टमाटर और नान इनका इंतजाम तो कर लीजिए अपने मुल्क में, जंग तो उसके बाद की बात है। उससे पहले 1 400 सेकंड मिलियन सर, लोगों के टॉयलेट का इंतजाम सर करो पहले। प्लीज सर, कर दिया है, 800 मिलियन कर दिया है, लोगों की कर भूख दिया है, करो। वो तो थोड़ा कर चेक दिया। कीजिए, पढ़िए लिखिए, पता लगेगा कि कर दिया है नाला में सर, कर दिया है। जितनी आपकी आबादी ने उससे ज्यादा टॉयलेट बना दिए हिंदुस्तान ने पिछले 5 साल में, इसलिए समझे इस बात को, थोड़ा ध्यान रखें किससे बात कर रहे हैं, और थोड़ा पीछे हो जाएं कैमरे से सर, आपके दांत दिख रहे हैं केवल, चेहरा दिख भी नहीं रहा है, समझे बात को, लोग डर जाएंगे थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। कमोडोर जीजे सिंह, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड ना, हो गया, अरे हो गया ना, आप मजाक करते हैं बहुत, हो गया, अच्छा ठीक है सर, हो गया, आपका चुटकुला सुन लिया। रोहित, कमोडोर जीजे सिंह, इनकी थोड़ा आवाज कम करिए यार। हाँ सर, कमोडोर जीजे सिंह आप ही के पास समझेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं सर, आपकी बात सही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये 10 साल से खुद ही मान रहे हैं कि मैं रोज बैठ के टीवी पे कहता हूं कि जंग हो जाएगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। इन लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि इनकी गीदड़ भभकी से कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। पीरजादा साहब सुन लीजिए, आपके लिए बोल रहे हैं वो अब। कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये पिछले 10 साल से नहीं 20 साल से बोल रहे हैं। जब ये कुछ करते हैं तो मार पड़ती है, फिर भाग जाते हैं। हमने कारगिल में देखा, 71 में देखा, इनके लोगों ने हथियार फेंक दिए, हमने वापस किए उनको कुछ खा पिला के यहाँ पे। और ये बात आज की मैं जो अभी 370 की बात है उसके ऊपर कहना चाहता हूं कि दुनिया जो है वो देख रही कि जो आईबी बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। एलओसी के ऊपर कोई हमारी आर्मी वहां नहीं, कोई एग्रेशन नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। जब ये बॉर्डर शांत है इंटरनेशनल, और साथ में एलओसी के ऊपर जैसे पहले थी वैसी बात है, जो हिंदुस्तान ने, जो हमारी सरकार ने किया है, वो तो एक घर का हमारा अपना मामला है भाई। इनको ये इतनी तो बात समझ में आ जानी चाहिए। तो बहुत सरल शब्दों में कह रहा हूं मैं, अभी ये चाइना के पास, चाइना ने भी कहा कि अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे जैसे आग लगी है, जैसे ये कह रहे थे कि हम जला के राख कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर अमेरिका के पास गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं। उनकी तो जो स्टेटमेंट मैं देख रहा था वो भी ऐसी आई है कि जिसे कहते हैं, उन्होंने लिखा है न्यूट्रल टोन के अंदर, उसके अंदर कुछ भी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो दे दिया, बयान दे दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। और साथ में दूसरे देशों का देखा जाए, मिडल ईस्ट, वो भी चुप है, वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। ये तो उन्होंने कोई करेक्शन जिसे कहते हैं, एक उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल या इतिहास की एक करेक्शन थी, वो हिस्टोरिकल करेक्शन की है, इसके अंदर वो कोई बुराई नहीं देख रहे हैं। क्योंकि ये करेक्शन जो हुई है, ये आम लोगों के जो कश्मीर के अंदर हैं उनके भले के लिए हुई है, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी उन्नति, उनके काम के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए हुई है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये कि आग लग जाएगी, हम अभी लड़ाई लड़ना तो आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं। जो आपके पास सांप है निकालिए, ठीक, हम देखेंगे उसे। ठीक है, कभी ये न्यूक्लियर आर्म्स की हमें धमकी देते हैं क्या? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमने कोई दिवाली के लिए थोड़ा रखे हैं। ठीक, उनका हम जवाब देंगे। आपके न्यूक्लियर अगर आप छेड़ेंगे तो करेंगे, हम भी उसका जवाब देंगे। ठीक, हम ऐसे थोड़ा बैठे हुए हैं। आगे 4 बार लड़ाई लड़ चुके हैं आप हमारे साथ, हमेशा आपको थप्पड़ पड़े हैं, मार पड़ी है, आप फिर भी नहीं सुधर रहे। आपके पास इकोनॉमिक जो कंडीशन है बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप अभी फिल्में बंद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो लोकल लोग खा रहे थे एक दूसरे की लोकल ट्रेड के साथ, वो बंद कर रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस बंद कर दिया, क्या फर्क पड़ा इसके साथ? आपको फर्क पड़ा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ओके मोना जी, तो ये बातें जो है इनको थोड़े समझदारी से लेनी चाहिए। ठीक सर, ये हमेशा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, अपने होश को खो बैठे हैं। इसके ऐसे देश थोड़ा चलते हैं। अभी मैं देख रहा था आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनकी पार्लियामेंट के अंदर वो चौधरी फहद चौधरी साहब हैं, वो अपने ही दूसरे पार्लियामेंट के लोगों को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ मेरे पास, मैं तुम्हें देखता हूं, तू क्या करेगा। अगर ऐसी बातें होगी इनकी जो पार्लियामेंट, उसके अंदर ही कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होगी, कोई पायदार बात नहीं होगी,
तो ये देश का क्या होगा? ठीक है। पहले लोग जो हैं वो तंग हो चुके हैं, दान पुण्य के ऊपर ये रहती है। जो सऊदी अरेबिया कुछ देता है, इनको दान करता है, इनको जो हैंड आउट जिसे हम अंग्रेजी भी कहते हैं वो देता है, उसके ऊपर इनकी जो खाना पीना चलता है। तो ये देश के पास इतने हथियार भी नहीं है, और वो भी सेकंड हैंड लिए इन्होंने, जो F-16 थे जॉर्डन के साथ। सर, वापस आता हूं आपके पास। मोना आलम, जो जिसे कहते हैं पुराना कपड़ा, ये ग्राउंड रियलिटीज है जो कॉमरेड जीजे सिंह ने कही है। दूसरे हथियार दे दिए इनको। क्या पाकिस्तान का सेंटिमेंट मोना आलम और वो सेंटिमेंट है जो तारिक पीरजादा कह रहे हैं? आप समझना चाहिए। अभी क्या पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान से जंग चाहती है वाकई, सच में? देखिए, आज की स्थिति में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जबकि उन्होंने पार्लियामेंट में जब एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि जंग ऑप्शन है ही नहीं। ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खासतौर पे कश्मीर का मसला। मैं अभी भी जो पंडित जी अभी मुझसे मुखातिब थे इससे पहले, मैं उनको भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, चाइना के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का, वो कश्मीर के ही इलाके से लगता है। और ये 3 मुल्क हैं जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और उनका आपस में ये एक डिस्प्यूट है। मुना ये आलम, फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया में, इंटरनेशनल मंच पे तो समझ में आता है कि पाकिस्तान को हर जगह चीन के सहारे की जरूरत पड़ती है। मोना जी, क्या मतलब टीवी डिबेट्स में भी आप लोग को हमेशा चीन का एक पर्दा चाहिए साथ में, कि चीन साथ में रखेंगे तभी बात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मोना जी, मुझे एक बात बताइए। मैडम, यहाँ कोई चाइनीज आके थोड़ी ना सपोर्ट में बैठ जाएगा आपके कि टीवी डिबेट में चलो मैं मोना जी का सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि मोना जी ने 3 बार चीन का नाम लिया है। नहीं, और दूसरी बात, नहीं, अगर बात चीन सुने को ना आप मेरी, डिस्प्यूट का हिस्सा मानते हैं, मुझे बताइए सही, चीन के पेट में भी 3 दिन से क्यों नहीं दर्द हुआ? देखें आप, चीन ने मैंने एक लफ्ज क्यों नहीं बोला? उसमें चीन ले आए। आप लेके आई है ना चीन, आप कह रही हैं कि चीन का भी इस डिस्प्यूट में हिस्सा है। आप जरा मैप तो खोलें ना मैडम। मोना साहब, चीन के मुंह से एक शब्द निकला है क्या पिछले 4 दिनों में कि आपके मुल्क में कौन कौन नेबर्स है और कहां से कौन सा इलाका किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, या एलओसी शेयर आराम करता से है? बात करते हैं। मोना जी, सवाल यह है कि मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि आप लोगों को क्यों लगता है कि अब आपके यहाँ कोई भी काम बिना चीन की सरपरस्ती के नहीं हो सकता, इसलिए टीवी डिबेट भी करेंगे तो चीन का नाम लिए बगैर नहीं करेंगे? देखिए, चीन का नाम मैंने इसलिए लिया, अगर ऐसा है तो चीन ने 3 दिन से आपके साथ के लिए कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया? चीन ने क्यों नहीं हिंदुस्तान से कहा कि जो पाकिस्तान कह रहा है आप लोग वो सुनते क्यों नहीं, या हमारी सेंटिमेंट भी वही है जो पाकिस्तान की है? आप शायद अपने पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से बाकायदा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आया है कि उनको सख्त तशवीश है, दे हैव कंसर्न्स, सीरियस कंसर्न्स। मैडम, ये आप गलत जानकारी दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये बता देता हूं कि चीन के कह देने से भी आपको क्या लगता है कि भारत अपनी संसद का फैसला पलट देगा क्योंकि चीन आके खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ? आपको लगता है? मजाक समझते हैं आप लोग हिंदुस्तान को? बात सुने, आप अपनी बात को खुद ही नेगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नेगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूं कि आप दोनों को तौल के देख लीजिए ना, कि पहला कुछ कहा नहीं, दूसरा कह भी दे तो कौन सुन रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क पड़ जाएगा हमें? मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो गवर्नमेंट बनी है हाइपर नेशनलिस्ट, चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह भी इस बात पे कह चुके हैं कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। आप मेरी बात सुने, आप स्कूल और कॉलेज या हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट नहीं दे रहे। आपके एमएलए ने ये तक बोला है, आपके मेंबर पार्लियामेंट ने, अगर मेंबर पार्लियामेंट क्या क्या बोलते हैं उस पे जाना है तो मोना जी, मैं आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तस्वीरें दिखा देता हूं जहां पे आपके एक मंत्री सांसद को दूसरे कह रहे हैं कि तू 2 कौड़ी का है, तुझे तो मैं बांध के आया था, तू यहां कैसे आ गया? अगर पार्लियामेंट की डिबेट्स पे जाना है कि कैसी कैसी होती हैं तो हमारे यहाँ के लेवल से मैच नहीं कर पाएंगे आप लोग। आपके यहाँ जो डिबेट्स हुई है वो सब देख रहे हैं, इसलिए सुधांशु त्रिवेदी के पास आ रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा एक बार सुधांशु का कमेंट ले लूं। वो उंगली उठाया, बहुत देर से आपकी बात सुन रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, पीरजादा साहब तो तब से लगातार बोल ही रहे हैं और इतना बोल रहे हैं कि इतना पास आ जाते हैं स्क्रीन के कैमरा के, कई बार लोग डर जाते होंगे देख के कि ये क्या आ गया है। उनकी बातों को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी कर दें तो जो बात मोना आलम कह रही हैं कि भाई चीन के बिना बात नहीं हो सकती, और चीन ने तो बड़ी कड़ी निंदा कर दी है और हिंदुस्तान को डर जाना चाहिए अब तो। मैंने ये नहीं कहा कि चीन के बगैर बात नहीं हो सकती। मैडम, आपने 17 बार चीन का जिक्र किया, उससे पता लगता है कि चीन के बगैर खाना हजम नहीं होता। जो बोल रहे थे सुधांशु जी, बोलिए। पता नहीं कहां से जंग का जुनून इनके दिमाग में छा गया। देखिए, पता नहीं कहां से तारिक पीरजादा
जंग के जुनून की बात करने लगे। अरे साहब, ये जो भाषा आप बोल रहे थे यही आप 45 में बोलते रहे, 47 में तम्बू की खाए, 65 में खाए और 71 में पूरी तरीके से ऐसी तैसी हुई। फिर आपकी एक वजीर आजम मोहतरमा थी जिन्होंने कहा था हम 1000 साल हिंदुस्तान से लड़ेंगे, चाहे घास की रोटी खानी पड़े, और हिंदुस्तान को तकसीम करके रहेंगे। और हिंदुस्तान तो मुसलसल है, पर अभी कुछ ही साल गुजरे हैं और अगर चीन की खैरात ना मिले और अमेरिका की खैरात ना मिले तो घास की रोटी पे खाने की स्थिति आपकी हो गई। और आपने मोना आलम जी ने चीन की बात कही। अरे चीन आपका चचा है, बहुत सयाना है, उसे पता है कि हिंदुस्तान कहां पहुंचा। अरे हम तो चांद और मंगल तक पहुंच गए और आप वाशिंगटन के कदमों से निकल के बीजिंग के कदमों तक जाके पड़े हुए हैं, इसलिए उसे अच्छी तरह पता। और अंत में एक बात कहूंगा, जो इन्होंने कहा प्लेबिसाइड की बात, तो भैया वो तथाकथित प्लेबिसाइड अगर कभी मान भी ली जाए तो वो क्या थी? पूरा कश्मीर भारत के पास हो तो आपने पाकिस्तान के दोस्तों से कहूंगा कि अपना कश्मीर दे दीजिए, पहले जो चीन को दिया है वो हिस्सा वापस कर दीजिए, फिर यूनाइटेड नेशंस अक्सई चीन से हमको वापस करवा दे, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने पाकिस्तानी आगे बसे उनको बाहर कर दे, कश्मीरी पंडित अंदर आ जाएं, ये करके हमें दे, तब सोचेंगे क्या करना है। अब अगर ये कुछ है ही नहीं तो खामखा में सूत न कपास और जुलाहों में लट्टम लट्टा, इस बात का तो कोई तर्क ही नहीं बनता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो बात तारिक पीरजादा साहब कह रहे थे, इस ढंग की बातों में न पड़ के, आज मैं कह रहा हूं कश्मीर तो छोड़िए, अगर पाकिस्तान में चुपचाप रायशुमारी कर ली जाए तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कि भारत के साथ रहने में भलाई है, हम तो बर्बाद हो गए पाकिस्तान के चक्कर में पड़ के। आधा तो मशरकी पाकिस्तान चला गया बांग्लादेश में, आप बलूचों से करवा लीजिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में करा लीजिए, मोना जवाब देना क्वाटा में करवा लीजिए, और देखिए जिसका पिंड आपसे छूट गया बांग्लादेश, वो जीडीपी में आपसे आगे, एजुकेशन में आपसे आगे, ग्रोथ में आपसे आगे, और लॉ एंड ऑर्डर में आपसे बेहतर। ठीक, मोना आलम जवाब देना चाहती हैं, हालांकि जवाब पीरजादा जी भी देना चाहते हैं, पर वो तो दिए जा रहे हैं तब से, जब से आए जवाब, और अकेले ही जवाब दिए जा रहे हैं, अपने आप को ही दिए जा रहे हैं, लगता है ऐसा। पीरजादा साहब, मोना आलम बोल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोल रही है, थोड़ा उनको तो सुन लीजिए, उनकी तो इज्जत कीजिए कम से कम। आपका ऑडियो खत्म नहीं हुआ मैडम, क्योंकि पीरजादा इतना चिल्ला रहे हैं। स्काइप का इस्तेमाल आपने उनको सिखाया नहीं मोना जी शायद। मोना जी आप जब बोलती हैं, मोना जी आप जब बोलती हैं और मैं भी बोलता हूं तो आवाज़ दब जाती है। आप इस बात को जानती हैं अच्छे से, स्काइप का इस्तेमाल कैसे होता है, इसलिए आपकी आवाज़ सुनाई देती है। वो चुप नहीं होते, लगातार चिल्लाते जाते हैं, एक लेवल से ऊपर चिल्लाने लगते हैं तो आवाज़ अपने आप बैठ जाती है उसमें। आप तो तकनीक जानते हैं, थोड़ा उनको समझा दीजिए ना, कम से कम आगे उनका ऐसे मखौल ना बने। आप अपनी बात कहें मोना आलम, बोलिए। जी थैंक यू रोहित जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि हम लोग अपनी पार्लियामेंट को इस मामले पे कंडेम नहीं करते तो आप जाके ट्विटर देखिए। मैं आपके पास यहाँ पर इधर जर्नलिस्ट बैठी हूँ, इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मैं सख्त तौर पे कंडेम करती हूँ उस जबान को जो कि कल पार्लियामेंट में हमारे यहाँ इस्तेमाल हुई, और जो रवैया अपनाया गया, एक बंदा दूसरे को डिसरप्ट कर रहा है, फिर वो जो अगले जिसको डिसरप्ट किया गया फिर उसकी तरफ से जो अल्फाज जो उन्होंने अदा किए, और बहुत ही इट इज शेमफुल आई विल से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये भी कंडेम ना करूं और या मैं ब्लाइंड आए दूं जो भारत की संसद में चलता है, जो वहां पर उनकी पार्लियामेंट में आपके यहाँ चलता है कि आप जय हिंद किसी को कहने पे मजबूर करते हैं, आप भारत माता की जय कहने पर मजबूर करते हैं, आप किसी की लॉयल्टी को टेस्ट करते हैं कि मैं चेक करूं कि ये पूरा है हिंदुस्तानी या नहीं, और अगर वो ना करे बेचारा तो आप सारे उसके खिलाफ इकट्ठा होके उस बेचारे की बैंड बजा देते हैं। तो ये तो देखिए, मैं आई हैव द करेज टू कंडेम माय लॉयल्टी टेस्ट नहीं कहते, इसको लॉयल्टी टेस्ट नहीं कहते, इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं कि हर आदमी अपनी तरीके से अपनी बात कह लेता है। लेकिन पार्लियामेंट में किसी को ये नहीं कहते कि तू 2 कौड़ी का है, तुझे तो मैं बांध के आया था, तू यहाँ आ कैसे गया। आप समझे, आपको तुलना करनी है, आप एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। और आपने उसकी निंदा की है, मैं आपकी तारीफ करता हूं इसके लिए, लेकिन ये भी मानता हूं कि आप उसकी सफाई देने के लिए बाध्य नहीं है कि उसकी सफाई देना आपकी जिम्मेदारी। मैडम सुनिए ना, जहां करनी होती है मैं कर लेता हूं, जहां करनी होती है मैं कर लेता हूं। आप भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देख लीजिएगा, जहां मौका मिले, जहां जरूरत पड़ती है हम करते हैं। इसलिए मसला आज इस बात का नहीं है कि पाकिस्तानी सांसद या मंत्री एक दूसरे को कितनी इज्जत बख्श रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस भाषा में बात कर रहे हैं। मसला इस बात का है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जाके कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो हिंदुस्तान ने क्या कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। करण सिंह जो खुद महाराजा हरि सिंह के परिवार से आते हैं, वो इस बात को मंजूरी देते हैं, कहते हैं कि मेरे आइडिया से हुआ ये। लेकिन पाकिस्तान दुनिया भर में गाने के बावजूद 2 मुल्कों की सपोर्ट ला पाता है मात्र।
नेहरू जी रोहित ने जी, कश्मीर मैं का मोना आलम special से status कुछ पेश प्रश्न किया। पूछना आज चाहता हूं। आपने अपने नेहरू की मोना बात आलम, पे झुठला दिया। मोना जी यहाँ सेना जी बैठे, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मोना जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपका कश्मीर के साथ क्या रिश्ता है? आप कश्मीर में कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं? मुझे यह समझा दीजिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आपका कश्मीर के साथ क्या रिश्ता है। हु आर यू टू इंटरफेयर इन कश्मीर मैटर्स? आप हो कौन? अरे आपको चार प्रोविंस तो समझता नहीं। हौसला है, आप सुनिए तो मैं आपको सारा समझाती हूँ। मैं आपका सवाल मेरे पास आ गया है। आपने ऑल्दो सवाल बड़ी बुरी तरह से किया है, लेकिन मैं दूसरी फिर भी बात आपको बड़ा सुन respectful जवाब लीजिए, देती हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए मोना आलम, आपको खौफ है कि आपके जो सपने हैं कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में वो चूर चूर हो गए हमारे हैं। कोई सपने नहीं। आपका खौफ नहीं, है, thank you very much। आपका खौफ है हमारे कोई कि सपने जो नहीं है। डेमोग्राफिक हम उनको- कंपोजिशन आपका हम असेट उनको था अच्छी तरह वो बर्बाद देखना होने जा चाहते रहा है। आपके असेट अब बर्बाद होने जा रहे हैं। आपका खौफ है कि जिस मनमानी के साथ आप आतंकवाद करते रहे हैं और जिस मनमानी के साथ वहां मुस्लिम भाइयों को गुमराह करते रहे हैं और आपके वजह से 50,000 वहां नौजवान मारे गए हैं, ये सब आप कातिल आप लोग हैं। अब वो नहीं चलेगा, अब विकास होगा कश्मीर का। ठीक, जवाब ले लें उनसे। अब देखते हैं कितना विकास होता है। जी कर्फ्यू, अगर इतना विकास अरे होना है देखना 5 साल में क्या होगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही। आप कर्फ्यू हटा दें वहां से। आपने क्यों वहां पर कम्युनिकेशन का इतना बड़ा ब्लॉकेज लगाया हुआ है? आप किसी को आने जाने नहीं दे रहे, इंटरनेट बंद, लैंडलाइन तक मोना जी आपने सुनिए बंद तो, कर दिए हैं। मोना जी सुनिए तो, ये तो मैं भी आपसे कह सकता हूं ना पहले कि आप बलूचिस्तान गधा देखना तो शुरू में करो। औरतों की इज्जत क्यों लूट रहे हैं भाई? बलूचिस्तान में ये घर तो से लड़कियों को देखिए, क्यों उठा के ले जाते हैं भाई? बलूचिस्तान में घर में घुस के लोगों को क्यों मार देते हैं भाई? बलूचिस्तान के लोग इधर उधर दुनिया भर के मुल्कों में छुप के पनाह मांगने को क्यों मजबूर है भाई? ये सारी बातें तो मैडम आप मतलब कांच के घर में होके और फिर आप दूसरों को कह रहे हैं कि हम पत्थर लेके बैठे हुए हैं। तो समझे इस बात को, इसलिए प्लीज जहां तक गधे बेचने का सवाल था वो मैडम, बलूचिस्तान आपको ये एहसास दिलाने के लिए उठाया जाता है कि जब आप किसी के घरेलू मसले में दखल अंदाजी करते हैं तो पहले अपने घरेलू मसलों को ठीक कर लेना चाहिए। अब जरा तारिक पीरजादा से सवाल ले लीजिए, बड़ी देर से वो बोले चले जा रहे हैं। जी मोना आलम ने मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। एक सेकंड पीरजादा, एक सवाल तारिक पीरजादा पूछना चाहता हूं एक मैं। सेकंड कॉमोडोर, एक सेकंड, तारिक पीरजादा बहुत देर से बोल रहे हैं, जरा वो बोल लें। तारिक पीरजादा बोलिए, साहब एक सेकंड बोल लें दीजिए उनको, बड़ी देर से बोले जा रहे हैं, उनको पता तो रहे उनको क्या बोलना है क्या नहीं। सवाल करो। अच्छा, आप इतनी देर से 40 मिनट से बिना सवाल के बोले जा रहे थे, वो क्या था? 40 मिनट से आप बिना सवाल के बोले चले जा रहे थे, वो क्या था? आप जब बोल रहे हो तो कह रहे सवाल करो। अच्छा सवाल सुन लीजिए अब। लीजिए फिर सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनना है। अच्छा, ये सवाल ये है, सवाल ये है, ठीक है, मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ कर लीजिए। रोहित बोलिए सर। रोहित, मैं पूछना चाहता हूं अपने पीरजादा साहब से और मोना से, बहुत सा सिंपल सवाल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उसका जवाब दे मुझे ये कि आपने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा करके उसका एक जो पार्ट अक्षय चिन्ह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो चाइना को दे दिया, जिसकी बराबरी तो वो हुई कि आप चोरी पहले किसी घर से करें फिर वो माल जो मार्केट में बेच दे। क्या ये हलाल है? क्या ये हलाल है? आप बताएं मुझे। क्या आपका ये जो इस्लामिक कंट्रीज, आप एक इस्लामिक कंट्री है, ये अलाउ करता है आपको कि चोरी का माल आप बाहर बेच दो? बोले पीरजादा आपने साहब, उसको चाइना को दे दिया। पीरजादा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब दीजिए मुझे। बोलिए पीरजादा साहब। नहीं, पीरजादा साहब जवाब दे रहे हैं। मोना जी, पीरजादा साहब जवाब दे रहे हैं, बोलिए पीरजादा साहब। पहली तो बात ये है, ये सवाल ही नहीं है, एक तकरीर है बोगस सी। अब लो, दूसरी बात, जरा बात सुने। अभी कुछ देर पहले आप जो करें वो तो आसमान से उतरी आवाज है और दूसरा करे तो बोगस तकरीर है। ठीक है सर, मेरी बात सुनो। आप मुगालते में पूरी जिंदगी निकाल के बैठे हो लगता है। आप तो करने दो एक सेकंड के लिए। तो करिए ना बात, बोलिए। आपने कहा ये शारियत अलाउ करती है आपकी? आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ क्या ताल्लुक है। मैं बताता हूँ। जरा एक मिनट, अनपढ़ लोगों की तरह बात ना करो, कम से कम नेहरू की तरह बात करो। उसने कहा था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। अरे क्या बता रहे हो, मुझे समझा रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हक बनता था अक्षय चिन्ह, तुम उसको भेज दो। ये ताल्लुक है हमारा। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है?
पाकिस्तान का हिस्सा क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ, चाइना के साथ, कि तुमने हमारा जो है वो जमीन उसको बेच दी 5000 किलोमीटर से ज्यादा। ये जंग आने वाली है, जंग आने वाली है, इसका स्वाब होने दो, जंग कर लो। एक मिनट तारिक पीरजादा साहब सुनिए ना, एक तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े आराम से कह रहा हूँ, आप वो कैमरा से थोड़ा दूर रख कीजिए, आप नजदीक आ जाते हैं और बच्चे बच्चे डर कौन सी जंग होने वाली है कि भाई ये क्या रख लिया इन्होंने टीवी पर लाके। सुधांशु जंग होने त्रिवेदी, वाली है, जंग होने वाली है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? दे रहे हो क्योंकि मोना आलम और इमरान खान कुछ और कह रहे हैं, तारिक पीरजादा कुछ और कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के सामने रख रहे हैं, देखिए इससे क्या इनका सपना पूरा हो जाएगा? अरे वो जो नेहरू मर गया है ना, वो जो नेहरू मर गया है। पीरजादा साहब, एक तो पीरजादा साहब सुनिए, एक तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तमीज से बात नहीं करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। नहीं, ये गलत बात है। पीरजादा साहब तमीज में रह के बात कीजिए प्लीज, तमीज में रह के बात कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, तमीज में रह के बात कीजिए। अरे आपके नाम में पीर है, कम से कम उसका तो लिहाज करिए। बोलिए सुधांशु जी, आप वो अपने चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज खुद ही बंद कर लेते हैं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो ये इतिहास की बात करते हैं बदल के, और अभी मोना आलम जी ने कहा कि जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा गया उस भाषा को वो कंडेम करते हैं। अरे भाषा और इतिहास, यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। अरे पाकिस्तान की भाषा क्या बताइए, जब पाकिस्तान बना था तो उसकी भाषाएं क्या थी? पंजाबी थी, सिंधी थी, पश्तो थी, बलूच थी, बंगाली थी। इनमें से कोई भाषा नहीं ली, भाषा उधार ली यूपी से उर्दू। और उसकी तहरीर क्या है? जो तहरीर है वो अरबी और फारसी है, तो तहरीर भी विदेशी और तकरीर भी विदेशी। और जहां तक इतिहास की बात है तो ये ऐसा अभागा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, और जिसे अपना मानने को तैयार नहीं। वैदिक सिविलाइजेशन वहां से शुरू हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन वहां से शुरू हुआ, संस्कृत की गामर वहां से आई, और भगवान राम के बेटे लव ने लवपुर बसाया था, वो लाहौर है। तक्षशिला, भरत के पुत्र तक्षक ने बताया, कुछ नहीं करता बेचारे के पास न इतिहास, न भाषा, न आइडेंटिटी, और आखिर में क्या, जो 4 पैसे दे दे उसकी तरफ चले जाते हैं। तारिक पीरजादा साहब सुन लीजिए, पुराना गाना था, ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। जब पैसा पीर देगा अमेरिका तो वो पीर है, जब पैसा पीर देगा चाइना तो वो पीर है। अरे भाड़ में गया इतिहास, भाड़ में गई संस्कृति, और भाड़ में गया सब कुछ। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी हकीकत ये, मैं आपकी ईमानदारी से कह रहा हूं, आपने कहा इंडिया की फिल्में बैन कर देंगे। अब आप देख लीजिएगा रोहित जी, यूट्यूब पे भारत की फिल्मों का ट्रैफिक बढ़ जाएगा, यूट्यूब वालों की आमदनी बढ़ जाएगी, अब सब घर में बैठ के यूट्यूब पे देखेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार कह दे विदेशों में भरे बैठे हुए पाकिस्तानियों से कि अपनी अपनी दुकानों पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखे, इंडियन रेस्टोरेंट क्यों लिखते हैं? मैं जाता था 20 साल पहले अमेरिका, बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखते थे, अब सब अचानक गायब हो गए 2001 के बाद, अब इंडियन रेस्टोरेंट दिखते हैं। अंदर पता करो तो सब पाकिस्तानी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, घर में बैठ के चुपके से पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं और फिर भारतीय फिल्में देखते हैं, भारत को गरियाते हैं। मैंने नहीं कहा, यह शाहिद अफरीदी ने कहा था, जब शाहिद अफरीदी इंडिया से हार के गए थे और उन्हें बहुत गरियाया गया था, उनके मुंह से निकल गया था। हम इंडिया के कपड़े पहनना चाहते हैं, इंडिया की फिल्में देखना चाहते हैं, इंडिया की बातें करना चाहते हैं, फिर क्यों बाहर इंडिया को गरियाते हैं भाई? क्या पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहा है सुशील पंडित, कि दुनिया भर के मुल्कों से कोशिश कर रहा है ये एक सहानुभूति जुगाड़ने की कि कश्मीर में भारत ने जो कर दिया उसको किसी ना किसी तरीके से रोल बैक करने का दबाव बनाया जाए, क्या इसके बाद पाकिस्तान खुद ब खुद और एक्सपोज नहीं हो रहा, जब दुनिया का एक भी मुल्क साथ खड़े होने को तैयार नहीं है? सऊदी अरेबिया तक ने मना कर दिया, यूएई ने साफ कह दिया इनसे कि भारत का इंटरनल मसला है। आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले? पीरजादा साहब सुनिए ना, पीरजादा साहब सुनिए ना, आप कोई दवाई वाई करवाइए थोड़ी, और थोड़ा पीछे हो जाइए। एक तो इससे ये कैमरा से आवाज नहीं आती सर, माइक से आती है, और माइक जब आप दूर बैठेंगे तब भी आपकी आवाज सुना देगा। आपकी दिक्कत क्या है? आपको लगता है कैमरा से आवाज आ रही है, वो आप ऊपर कैमरा देखते हैं उसके ऊपर चढ़े चले जाते हैं बोलने के लिए, उससे किसी को सुनाई नहीं देता। सर समझे इस बात को, थोड़ा आप टेक्निकली चैलेंज हैं तो किसी से गाइड हो जाइए, गाइडेंस ले लीजिए, एडवाइस ले लीजिए। लोग डर जाते हैं देखते आपको ऐसे। सुशील पंडित बात पूरी कीजिए। तारिक साहब, मोना जी, पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान ने अपनी जो उन्हें लगता है हालत कर रखी है,
अभी कुछ महीने पहले तक भैंसे और गधे बेचने की नौबत आ गई थी। अब खबरों में आ रहा है कि आप अपनी बहनों को चीन भेज रहे हैं, वो जहां से बेचारी परेशान होकर के वापस आती हैं। ये हालत कर दी है आपने मुल्क की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, कि चीनी आते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं थोक के भाव। आप लोग हमारा ही हिस्सा थे, इसलिए सुनकर पढ़कर दर्द होता है। मोना जी, आपने मुल्क का क्या कर दिया है? औरतों का इज्जत नहीं बचा सकते। चल रही है वाशिंगटन में, बहनों बेटियों का ये हाल कर दिया है गधों और भैंसों के बाद, तो फिर क्या बचेगा मुल्क का? जी पंडित जी, आपको जवाब सुनने की कि क्या आपको जवाब सुनने की अगर है मोना जी, जवाब सुनने की है, लेकिन सुनिए। जवाब से पहले एक ब्रेक की है, समझे इस बात को। ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन ये बताते हुए कि पाकिस्तान जिस LOC ट्रेड को बंद करने की बात कर रहा है, वो भारत ने अप्रैल से बंद कर रखा है। पाकिस्तान जिस उच्चायुक्त को बुला लेने की बात कर रहा है, वो उच्चायुक्त है ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान कुल मिला के दुनिया भर के सामने अपना मखौल उड़वा रहा है एक बार फिर से। और उसमें तीसरी कड़ी आज उसने ये की कि समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया। लेकिन इस सब से क्या कुछ होगा? कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिए आज तक। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको हम केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। वैसे दंगल हर शाम 5 बजे फेसबुक पर भी लाइव उपलब्ध रहता है। क्या कांग्रेस के लिए कश्मीरी बिकाऊ हैं? हल्ला बोल ठीक 6 बजे श्वेता सिंह के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।